नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं और पिछले करीब 4 महीने से तो संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। 26 नवंबर से 26 जून आ चुका है। इस दौरान धरने भी हुए, पंचायतें भी हुई और लाल किला कांड भी हो गया, लेकिन मसला वहीं का वही है जहां पहले दिन था। इसीलिए 6 महीने पूरे होने पर अब काला दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे अपना समर्थन दे रहा है। उधर बीजेपी का कहना है या आरोप है कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है और आंदोलन करने वालों को बहकाया जा रहा है। क्या वाकई में इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है? क्या सही में किसानों को या आंदोलन करने वालों को इस तरह छोड़ दिया गया है कि अब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, या एक रणनीति है विपक्ष की ओर से? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वंदना पोपली जी जुड़ चुकी हैं, साथ में कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रहेंगे संजीव भारद्वाज जी, रजत पनेटा जी इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे और किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ रहेंगे। सबसे बात करेंगे। सबसे पहले वंदना पोपली जी, मैं आप ही के पास चलता हूं। आप कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन मौका तो आप ही ने दिया है। किसान तो कुछ दिन पहले भी पत्र लिख के बोल चुके हैं, या आंदोलनकारी कुछ दिन पहले पत्र लिख के बोल चुके हैं कि आप बातचीत के लिए बुलाइए। आप ना बुला रहे हैं, और फिर जब ये लोग आंदोलन तेज करते हैं या इस तरह से काला दिवस मनाते हैं तो आप कहते हैं कि राजनीति हो रही है। विपक्ष जो है हवा दे रहा है, भड़का रहा है, बहका रहा है। देखिए प्रदीप जी, आपकी बात जो आपने यहाँ पर कहा कि किसान पहले से लिखकर दे चुके हैं, लेकिन मूल प्रश्न वहीं पर रह जाता है। मैं अगर याद करती हूँ कि पहले दिन से लेकर आज तक का जो समय हो गया है, हम बार बार इनसे पूछते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है, उसका जवाब नहीं देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, उसको हम ठीक कर देते हैं, तो भी उसका जवाब नहीं आता। माई वे और हाईवे के बात पर ये चलते हुए कि या तो वापस लो और नहीं तो बात नहीं की जाएगी। 11 बार बात हुई तो उसमें भी लास्ट में यही निकल कर आता था कि सिर्फ कानून वापस लो और किसी विषय पर बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि जो किसान है उनके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका जो विरोध है वो इन बिलों से, कानूनों से नहीं है, किसान कानूनों से नहीं है। उनका विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, और वो अपना एजेंडा कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो राजनीतिक बयान किसानों के हमने सुने, आप भी लगातार इस चीज को ऑब्जर्व करते रहे, जितने भी डिबेट्स हुई, किसान अगर आए हैं वो अपनी बात रखें, बताएं कि कहाँ पर क्या तकलीफ है, उसको बात को अगर वो सामने रखे तो उसको दूर भी किया जाए। लेकिन एक सब एक रट पकड़ के चल लेना कि इन कानूनों को खत्म किया जाए, क्यों खत्म किया जाए, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं बता पाते। तो बार बार ऐसे बयान आते रहे। कभी तो वो बात करते थे कि सब कुछ बेच दिया, कभी कोई और बयान, मतलब पूरी तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। सबसे पहले कहा गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जब उससे कहीं ना कहीं एश्योर कर दिया गया कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही, फिर बोले मंडियां खत्म हो जाएंगी, फिर बोले जमीन चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, इस प्रश्न का जवाब ना तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी को मिला, ना ही हमारे किसी नेता को मिले, ना ही किसी प्रवक्ता को मिले। मुझे लगता है कि आपको भी ये जवाब किसी भी किसान नेता की तरफ से नहीं मिला। तो राजनीति अगर की जा रही है कहीं पर, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब क्या दिया जा सकता है। हम तो यही कह सकते हैं, बार बार समझा सकते हैं, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम किसानों को भी समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं से भी कुछ गलत होने वाला नहीं है। मैं समय याद करती हूँ हुड्डा जी का, जब वो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए थे, अगर उसमें किसान की कहीं पर गलती बताई जाती थी, कहा जाता था किसान को जेल में भेजा जा सकता है या उस पर फाइन पे लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे जो कानून है उनको देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्लियरली मेंशन है कि अगर किसान की भी गलती है तो उससे कहीं से भी कुछ भी उस पर जो है गलत चीज नहीं की जा सकती। अगर उसने कहीं से पैसे भी देने हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, जितना समय लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन अगर कंपनी की गलती है तो उससे कम 125% जो है उस पर फाइन लगेगा। आप तो ये सारी बातें कर नहीं चुके क्या? आप समझाने में नाकाम हैं, इसीलिए तो आप टीवी पे बोल रहे हो ये सारी बातें। आप सामने बैठ के क्यों नहीं समझा पा रहे ये सारी बातें? क्यों काला दिवस मनाने पे मजबूर होना पड़ रहा है? हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पनेटा जी जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रजत जी, आपके तो विधायक इस्तीफा भी दे चुके हैं। आरोप ये लग रहा है कि भाई आप केवल नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए आप विरोध कर रहे हैं, वरना इन कानूनों में काला क्या है आप बता ही नहीं पा रहे हो। आप समर्थन तो कर रहे हो किसानों का, लेकिन काला क्या है ये आप बता नहीं पा रहे। एक बात
दूसरी बात, आप खामखा उकसा रहे हो, वो भी पेंडेमिक में, वो भी महामारी के दौरान, जब जब बीमारी फैलने का खतरा है। प्रदीप जी, पिछले 4 महीने से अलग अलग चैनल्स के ऊपर मैं हिंदूवाद, इन काले कानूनों के जो नुकसान है वो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबके समक्ष रख चुका हूँ। अब तो बच्चे बच्चे को पता चल चुका है, सारे टीवी एंकर्स को पता चल चुका है कि इसमें काला क्या है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, पहले तो ये बार बार बोलते हैं सारे के सारे कानून जो है वैकल्पिक हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कैसे वैकल्पिक है ये बताइए। जो मंडियों की ये बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा मंडियां बंद हो चुकी हैं। 48 घंटे में इन्होंने भुगतान का काम किया। ये खुद कैथल के जो में अडानी, लेकिन रजत जी, एक सवाल तो मैं भी आपसे करूंगा, ये इस महामारी के दौर में अगर किसान इकट्ठा हो रहा है या आंदोलनकारी इकट्ठे हो रहे हैं, आपका तो पूरा समर्थन इन लोगों को है, आप इनको समझाने में कामयाब हो सकते थे या समझा सकते थे कि भाई कम से कम महामारी के दौरान आप इस तरह से इकट्ठे ना हो। जहां 100 लोग किसी टोल पे बैठे हैं, कल अगर वो 500 होंगे, 1000 होंगे, तो बीमारी भी फैलेगी और ये तो एक किस्म से मौत को निमंत्रण देने वाली बात है। इतनी जिम्मेदारी तो आपको भी निभानी होगी। प्रदीप जी, अगर यही बात मैं आपसे इस तरीके से पूछूं कि जरा सी भी मानवता, सरकार को ये मालूम है क्या नहीं है, पहले तो मैं पूछता हूं ये बीमारी घातक है क्या नहीं। अगर सरकार को इतना ही लगता है कि ये बीमारी इतनी घातक है तो ये कानून वापस क्यों नहीं ले लेते। ये आज भी ऐसे जले पे नमक छिड़कने वाले काम कर रहे हैं। ये उल्टा किसान को कह रहे हैं भाई आप उठ के चले जाओ, फिर दोबारा आ जाना, किसान को और कोई काम नहीं है। आपने किसान के 6 महीने तो बर्बाद कर दिए। उसका इतना पैसा, आप एक होटल में एक दिन जाके रुकिए, आपका खर्चा होगा नहीं होगा। वो किसान 6 महीने से पड़े हैं, जो कि किसान गरीब है, पूरा देश जान चुका है। इसका खामियाजा देखिए, इसका खामियाजा इनको अभी जो 5 राज्य के चुनाव हुए, जो उन 5 राज्यों के चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर होते इनके नेता, तो 835 सीटों में से ये 152 सीटों पे ही जीत हासिल कर पाए हैं। ये इनका हाल ये हो गया केरला जैसे क्षेत्र में, जहां केरला जैसे प्रदेश में वहां एक भी सीट नहीं है इनकी। ये है कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में अगर किसान इकट्ठा हो रहा है तो विपक्ष पे आरोप ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ संजीव भारद्वाज साहब भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मैं भारद्वाज साहब, स्वागत है आपका। अगर प्रदीप जी 2 सेकंड में मेरा बात खत्म कर जी जी पूरी कीजिए, फिर मैं भारद्वाज साहब के पास आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इनको महामारी का इतना ही ज्यादा डर है ना, तो ये क्यों नहीं पहल करते कि हम अभी ये कृषि कानून जो है इनको रिपील करते हैं, वापस कर लेते हैं, किसान अपने आप घर चला जाएगा। ये तो इन्होंने बिठा रखे हैं। हम तो जुलाई, पिछले साल 2020 जुलाई से हम एक लौती पूरे देश में पार्टी है। हमारे विधायक ने इस्तीफा दिया, वो तो है ही इकलौते विधायक है। हमारी जो पार्टी है उसने जुलाई 2020 से इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हमने ये फैसला किया अपनी मीटिंग में कि इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 99% जो भी हमारे पार्टी से जुड़े वो सारे किसान हैं। ये डायरेक्ट जो है उन किसानों के ऊपर पेट पे लात पड़ रही है। ये बार-बार ये बोलते हैं। भारद्वाज साहब, राजनीति नहीं करेगा विपक्ष, लेकिन बीजेपी तो साफ कह रही है कि कांग्रेस ने तो कंधा बना लिया किसानों को। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस उकसा रही है, कांग्रेस बहका रही है और कांग्रेस के कहने पे ये काला दिवस मनाया जा रहा है। प्रदीप जी, मैं अब इस विषय में है ना, जैसे हमारे भाई रजत जी ने आपको बताया है, मैं इस विषय में क्या अपने विचार दूं। ये 6 महीने से ये बातें चल रही हैं, 6 महीने से इस पर लेंथी डिस्कशन हो गया और कांग्रेस ने इनके 7 साल की कार्यशैली जो इन्होंने किसानों के लिए किया है, एक बुकलेट के तौर पे इनको बिल्कुल डेटा के डिटेल समेत समझाया, बताया कि इन्होंने किया क्या है। और फिर अगर हम भगा रहे हैं, ये तो सरकार में बैठे हैं, ये मना लें। क्या इनमें ताकत नहीं है, इनमें समझ नहीं है
कोई बकाने वाला है तो वो लेकिन ताकतवर हो गया। ले, इनके पास लेकिन सब कुछ है। लेकिन भारद्वाज साहब, आप एक बात बताइए, ठीक है आप समर्थन करते हैं, किसी भी मुद्दे पे किसी को समर्थन देना या किसी के खिलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन आपकी ओर से कम इस तरह की अपील तो एक एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आ सकती थी कि आप अपना प्रदर्शन कीजिए, सबको अधिकार है, आप धरने में रहिए, सबको अधिकार है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आप ही के नेता जब इस चीज का पालन नहीं करते तो आप जिनको समर्थन कर रहे हैं वो कहां से करेंगे? कल आपने हिसार का हाल देख लिया, कल फिर दोबारा टोल पे अलग अलग पूरे देश में देखा जाएगा। बीमारी 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 किसी का नाम लेके थोड़ी आती है, या इसके साथ रहेगी या उसके साथ रहेगी बीमारी। आपसे माफी मांगते हुए ये बात कहूंगा, अपने आपके श्रोताओं को भी बताऊंगा कि ये बात किसानों से पहले, वो तो बेचारे आत्महत्या भी कर रहे हैं, जब बीमारी नहीं थी वो सड़कों पे बीमारियों से भी वैसे भी मर रहे हैं। तो क्या सरकार की जिन लोगों के लिए, अब आप बताएं 70 करोड़ जनता किसानी से जुड़ी हुई है, इनका कोई धर्म नहीं बनता। जिन लोगों की वजह से ये सरकार में बैठे हैं, ये सत्ता में बैठे हैं, क्या इनका धर्म हमसे बाद में आता है? ये जो चीज उनकी जायज है, ये देखो कितनी बड़ी बात है कि ये जिद करे हुए हैं कि ये झुक के, ये परेशान होके हमें कॉल करें कि हमारे को जी सुनो। ये बस इतनी बात है। अगर सरकार में किसानों ने इनको बिठाया है सत्ता में, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का भी ये फर्ज है कि इनको बुला के इनके दुख दर्द सुने और क्लियर कर दे। हमें क्या दिक्कत है उसमें? दुख दर्द सुनने के लिए तो पत्र लिखा दोबारा है, जब देर हो चुकी है, कई महीने बीत चुके हैं वंदना जी, उसके बावजूद नहीं बुलाया जा रहा। फिर तो होना ही है, इस तरह का धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और पैंडेमिक में बीमारियां भी फैलेंगी। वंदना जी, प्रदीप जी, आपने अभी शायद ध्यान से सुना, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी, मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा इसमें काला क्या है, तो हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने तो कहा कि मैंने पहले बहुत बार बहस की है। अभी क्या बताऊं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की इन्होंने और यहाँ पर बात की मंडियों के बारे में बात की, लेकिन जमीन कैसे जाएगी वो इन्होंने नहीं बताया। अगर हम नए तरीके देख रहे हैं कि हमें जो स्टोरेज है उसमें हम नए तरीके पे जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? और मंडी ये बता दीजिए कि ये एक्ट आने के बाद कौन सी मंडी बन रही है, और आप कह रहे हैं रिपील क्यों नहीं कर लेते जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। आपने कहा कि क्यों ना सरकार इनको रिपील कर ले, इन कानूनों को जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सस्पेंडेड है, उसके लिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी है। तो आप अभी यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि सरकार को क्यों नहीं लगता, ये तो बहुत गरीब किसान है, होटल में जाके रहो तो भी बहुत खर्चा होता है। तो जिस तरह से हमने सीन देखे, ये जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली पूरे देश ने देख लिया कि क्या क्या चीजें हो रही थी, कि कौन किस जगह कैसे रहा जा रहा था और किन किन चीजों का, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था और क्या क्या वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, सबने देखा उस चीज को। और जहाँ तक आप कह रहे थे कि अभिमन्यु कुहाड़ साहब किसानों की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं कुहाड़ साहब को भी एक बार चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि आप बहकाए जा रहे हो, विपक्ष की ओर से आपको बरगलाया जा रहा है और आप उन्हीं के बहकावे में आके कल का काला दिवस मना रहे हैं, वरना आप मान चुके होते अब तक। आपने जब ये आंदोलन शुरू किया था उस वक्त तो इसको गैर राजनीतिक कह के बुलाया गया था और अब तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है, आप ले भी रहे हैं। आवाज आ रही है कुहाड़ साहब? वन्ना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चलते हैं कुहाड़ जी के पास। जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। रजत पंजेका जी ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से स्टेट में खामियाजा भुगता, तो उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा कि आपकी पार्टी किस बात का खामियाजा भुगत रही है, वो जरूर बताइएगा मुझे कि कहाँ आप एक नंबर पर रह गए, ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप खामियाजा भुगत रहे हैं। ये तो राजनीतिक कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस बिल्कुल भड़काने का काम करिए। अगर आपने उनके महिला नेता का बयान सुना, उन्होंने क्लियरली कहा ये बहुत अच्छा मौका है अस्तित्व बचाने का,
जो सामान है उसको बांटना शुरू करो। यहाँ तक उन्होंने शराब बांटने की भी बात कर दी। यहाँ पर अभी ये बात कर रहे थे बुकलेट की, कि आपने बुकलेट पढ़ी है? अगर पढ़ी होती तो उसका जवाब देते। आपने जवाब दिया कि बुकलेट हमने छापी है, उसमें जवाब है। अरे जमीन कैसे चली जाएगी किसानों की, उसका जवाब दे दीजिए। संजीव जी, ये बड़ा भारी पड़ रहा है आपके ऊपर, वो शराब बांटने वाला बयान और वो जो है किसानों के लिए सामग्री भिजवाने वाला बयान जो है ना, वो बड़ा भारी पड़ रहा है आप लोगों के लिए। ये साबित हो रहा है कि आप किसानों को जो है ना मोहरा बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, वरना तो सिमट चुकी कांग्रेस को दोबारा उभारने के लिए इस तरह के हथकंडे तो ठीक नहीं। बीजेपी तो यही कहती है। प्रदीप जी, 2-3 बातों में मैं ज्यादा इसमें बहस में नहीं पड़ूंगा। 3-4 पॉइंट आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहली बात तो, हमने किसी को कोई शराब नहीं बांटी, ना कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसा काम करता है। लेकिन मानवता के आधार पर विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते से अगर किसी आदमी को कोई खाने की चीज दे दी, हम बार बार कहते हैं कि ये धर्म हम निभाएंगे। किसी को अगर रहने में, खाने में, इलाज में कोई प्रॉब्लम है, ये जनता हमारी है, हम इनके लिए राज कर रहे हैं। प्रदेश के लिए हमारी पार्टी है, इन लोगों के लिए पार्टी है, ना कि अपने लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक बार बार ये बात आती है कि जमीन की बताएं, मेरी साथी प्रवक्ता बार बार इन बातों पे जोर देती हैं, राजनीतिक बातों लेकिन पे। मेरा आज का सवाल बार बार उसी पे आता है संजीव जी, कि गांव में बीमारी फैल रही है, कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, दवाइयां है नहीं, बेड की, ऑक्सीजन की स्थिति, दवाइयों की स्थिति आपने हमने सबने पिछले दिनों में लगातार देखी है, क्या हालत है। जब ये बीमारी अगर गांव में इस कदर फैल रही है, तो ऐसे में बजाय आपको ये कहने का कि भाई सांकेतिक तौर पे आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इकट्ठा होने से बचें, और अगर इकट्ठा हो भी रहे हैं तो आपकी ओर से एक मास्क या इसकी अपील की जानी चाहिए थी, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो भी नहीं की गई, ना आपकी ओर से ना इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, दोबारा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपने तो गैर राजनीतिक होने का दावा किया था, पूरा आंदोलन आपने ये कहा था कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन से नहीं चलेगा, यह किसानों का आंदोलन है। आखिर में आके किसान जो है वो काला दिवस मनाएंगे तो कांग्रेस और विपक्ष के समर्थन से मनाएंगे। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने अपना कार्यक्रम पहले घोषित कर दिया। यदि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी आके बाहर से उसमें समर्थन देने की बात कहती है तो उसमें हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। हमारा ये कहना है कि हमारा आंदोलन पूर्ण तौर पर गैर राजनीतिक है। कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हमारे मंच पे नहीं आएगा, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हमारी मीटिंगों में नहीं आएगा। हम गैर राजनीतिक तौर पे अपना आंदोलन चलाएंगे। यदि हमारे किसी कार्यक्रम को कोई भी व्यक्ति, यदि हमारे कार्यक्रम को अगर परमात्मा बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे दे और बीजेपी वालों की समझ आ जाए थोड़ी सी ठीक जगह पे, तो ये बीजेपी वाले भी कहें कि हम समर्थन करते हैं तो इनको भी कर सकते। नहीं, सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस उकसा रही है आप लोगों को, विपक्ष उकसा रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल उकसा रही है। प्रदीप जी देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बीजेपी की तो मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं लगातार। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने किसानों को ठगा नहीं हो, जिसने किसानों को लूटा नहीं। उदाहरण के तौर पे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना कांग्रेस ने लागू करी, ना भाजपा ने लागू करी, ना किसी और पार्टी ने लागू करी। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र किसानों के विषय में लगभग एक जैसा है। जब ये सत्ता में होते, मैं आपको याद दिला दूं, 2014 से पहले जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो बीजेपी कहती थी, कांग्रेस कहती थी कि भाई ये किसान नेता तो बीजेपी से मिले हुए। आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये कांग्रेस से मिले हुए हैं। तो हमारे ऊपर तो इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाना एक बात है, लेकिन आरोप साबित करके दिखाएं जब बात बन जाएगी। हमारा आंदोलन शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। और देखिए बात है, 2 जमा 2 बराबर 4 होते हैं, ये कोई भी कहे 2 जमा 2 तो 4 ही हो गए ना। जो राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ गई कि किसान की जगह पे खत्म है, यदि वो बाहर पसंद कर रहे हैं उनको कैसे मना करें। अच्छा, कल की रूपरेखा बताइए कि आप लोग कैसे काला दिवस मना रहे हैं? कल की रूपरेखा बताइए। टोल पे इकट्ठा रहेंगे, दिल्ली में पहुंचेंगे, और क्या कार्यक्रम है आपके?
देखिए, कल का जो 26 तारीख का दिन है, 26 मई का दिन है, हमारे आंदोलन को चलते हुए 6 महीने पूरे हो जाएंगे और बीजेपी के क्रूर शासन को 7 साल पूरे हो जाएंगे। क्रूर शासन इसलिए कह रहा हूं, ये नारा तो देते हैं किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या दोगुनी कर दी, सैकड़ों किसान विरोधी फैसले लिए। कल का कार्यक्रम क्या रहेगा आपका, वो बताइए। युवाओं को देंगे, लेकिन पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। भाईचारा इन्होंने हमारा खत्म कर दिया, कहीं जाति के नाम पे बांटा, कहीं धर्म के नाम पे बांटा। तो कल के दिन हर गांव में, भारत के लाखों गांव में सभी किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, अपनी गाड़ियों पे, अपनी मोटरसाइकिलों पे काले झंडे लगाएंगे और गांव गांव में मोदी सरकार का पुतला छाया जाएगा। और जो लोग टोल पे और दिल्ली पहुंचेंगे उनको ये भी कहा गया, आप जो लोग टोल अलग अलग टोल प्लाजा पे या दिल्ली पहुंचने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको कहा गया, आपकी तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बीमारी है, आप जब यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने गांव में बीमारी ना लेके जाएं, इस बात का ध्यान रखिए, ये सारी चीजें हुई है आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि धरनों पे काला दिवस मनाने के साथ साथ सभी धरनों पे जो बुद्ध पूर्णिमा है वो भी मनाई जाएगी हर्षोल्लास के साथ। और जहां तक आपने बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की और इन चीजों की, तो मैं आपको ये बता दूं आदरणीय प्रदीप जी कि लगातार हमारे सभी धरनों पे सैनिटाइजेशन किया जाता है, लगातार सभी लंगरों पे डेली आटे का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बड़ी मात्रा में विटामिन डी, इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां आई कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से उनको लगातार वितरित किया जा रहा है और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी कारण से और आप सब जैसे भले लोगों की दुआओं के कारण हमारे धर्मों में ऐसी कोई भी का केस अब तक सामने नहीं आया है। वंदना पोबली जी, वजह क्या है, सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती? क्या बीमारी फैलने का इंतजार किया जा रहा है या ये सोचा जा रहा है कि अपने आप खत्म हो जाएगा सब कुछ, थोड़े दिन और रुकिए? नहीं प्रदीप जी, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं किसानों को समझाने के लिए कि इस बीमारी में कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने तो वैक्सीनेशन के लिए भी कहा, राकेश टिकैत जी चुपचाप जाके इंजेक्शन लगवाए, लेकिन वो किसानों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि बीमारी फैलने का खतरा है। आज एक रिपोर्ट भी लाई गई है सरकार की तरफ से जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया है वो ऐसे गांव जहां पर जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसान आंदोलन में, वहां पर ज्यादा डेथ हो रही है, वहां पे कोरोना पॉजिटिव ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो गांव की तरफ जो अगर एक बड़ा कारण किसान आंदोलन को मैं मान सकती हूँ, लेकिन इनको देखना है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। वो कानून जो सस्पेंडेड है, जिससे आपको बोला जाता है कि इसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, हम मिलकर बैठकर बात करेंगे और इसमें जो चेंजेस करने होंगे उसको हम करेंगे, लेकिन एक जो जिद है वो कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है। अभिमन्यु कहार जी बड़ी कोशिश कर रहे थे अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि बहुत सारे कांग्रेस के एनएलडी के कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे दिखाई देते हैं और मंच पर दीपेंद्र हुड्डा जी भी दिखाई देते हैं। उसका क्या जवाब देंगे? संजीव भारद्वाज जी, क्रूर शासन की आप बात कर रहे हैं। संजीव भारद्वाज जी, जिन गांवों से सक्रिय तौर पे इनमें भाग लिया गया है आंदोलनों में, धरनों में, प्रदर्शनों में, वहां पे कोरोना सबसे ज्यादा फैला है, फिर भी आप समर्थन करते हैं एक ऐसी चीज का जिससे जान का खतरा बना हो? नहीं प्रदीप जी, देखिए जितनी जिम्मेवारी हम लोगों की है उतनी जिम्मेवारी सत्तारूढ़ दल की भी है। सत्तारूढ़ दल को ये पहले सोचना चाहिए कि उनका कोई भी प्रदेश में, देश में ऐसा व्यक्ति किसी तरह से भी ना जाए। उनको ध्यान रखना चाहिए, इनको फटाफट बुला के इनकी जायज बातें सुन के मान के। हम तो जहां तक आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा, हम कैसे भी हैं अपनी जान माल के हिसाब से जितनी भी प्रिकॉशन, जो भी गाइडलाइंस इस महामारी से बचने की है उसको फॉलो करके आंदोलन में जाएं। और आंदोलन अगर करते हैं तो सबसे पहले वो ध्यान रखें। हम इनको ये नहीं कहते कि भाई आंदोलन, हम तो कह रहे हैं इनकी बातें जो जायज हैं। हमारा कांग्रेस का सीधा सा स्टैंड है कि भाई जो लोग सड़कों पे जान दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि वो बगैर बात ही जान दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति
कोई मतलब मैं अब ज्यादा वो ना बोल के, सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति ऐसा है जो बगैर किसी बात के अपने सड़क पे जाके जान दे दे? किसी दल का भी नहीं है, ना कांग्रेस का है ना सत्तारूढ़ दल का है। तो आराम से जो सत्तारूढ़ दल है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर उसका कोई भी वोटर या अन्नदाता परेशान है तो उसकी सुने। हमारे पे लांछन लगाने की बजाय अपना जो धर्म है, अपना राजनीतिक धर्म है, उसको निभाते हुए इनकी जान माल की रक्षा करना इनका पहला दायित्व है। हमारा तो है, हम तो कह रहे हैं कि भाई गाइडलाइंस को फॉलो करके कोई आंदोलन करें, उसके अलावा कोई आंदोलन ना। गाइडलाइंस को फॉलो करके आंदोलन करे। अभिमन्यु जी, कल हिसार में सबने देखा जो हुआ, कंधे से कंधे मिले हुए थे, लोग एक दूसरे के बिल्कुल साथ खड़े थे, कोई मास्क नहीं था। आपके बड़े से बड़े जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो नेता वहाँ पर थे। उनके होने के बावजूद कल सबने देखा कोरोना इसी तरह फैलता है, बीमारी इसी तरह फैलती है, और फिर कहीं दवाई नहीं मिलती, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, तो फिर आप दोबारा आंदोलन शुरू करते हैं। सर, ये क्या चीज़ है? आप कल बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे, आप काला दिवस भी मनाएंगे, सब ठीक है, आपकी मांगे भी अगर जायज़ है तो उसका तरीका अलग हो सकता है, बीमारी से बचते हुए भी हो सकता है। वो सारे तरीके क्यों नहीं अपनाए गए आपकी ओर से? देखिए, ऐसा है, हमें पहले ये समझना होगा कि कल जो कार्यक्रम हुआ उसकी नौबत क्यों आई। 16 तारीख को हिसार प्रशासन ने बर्बरपूर्ण तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। उसके बावजूद किसानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए 16 तारीख की रात को आईजी जो रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ एक पंचायती समझौता किया। हरियाणा में खास तौर पे पंचायती समझौतों का बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन हिसार प्रशासन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पे पंचायती फैसले का अपमान किया। उसके बाद हम 18 तारीख को फिर आईजी ऑफिस में मिलने के लिए गए, हमारा प्रतिनिधिमंडल, फिर भी उन्होंने सीधे वो बात नहीं की। फिर 19 तारीख हमारी पंचायत में हमने ये तय किया। नहीं, उस सर्वे की भी बात कर लो ना, जिसमें ये रिपोर्ट आई है कि आंदोलन से जुड़े हुए गांवों में बीमारी या कोरोना सबसे ज्यादा फैला है। उस सर्वे की रिपोर्ट की भी बात कर लीजिए। आप उससे क्यों आंखें फेरना चाहते हैं अभिमन्यु जी? मुझे एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल में कोरोना है, महाराष्ट्र में कोरोना है, तमिलनाडु में कोरोना है, क्या वहां पे किसान धरनों से वापस थे क्या? ये तो सरकार अपना फेलियर छुपाने के लिए इस तरह की फर्जी रिपोर्ट बनाती है। इनका क्या आधार है इनकी रिपोर्ट का? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जो कोरोना है, क्या बॉर्डर पे बैठे हुए किसान वाले के गए थे? मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं रजत जी, इस्तीफा दे देने तक ही आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी अपील करना। भारद्वाज साहब ने अभी कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, कम से कम लोग पहुंचे या फिर मास्क लगाए, कम से कम बीमारी से बचने के लिए तो आपको बोलना ही होगा ना। प्रदीप जी, जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोरोना का वो अपनाना चाहिए। मैं आपको दोबारा फिर से एक बात दोहराऊंगा कि अगर सरकार जानती है ये बीमारी घातक है तो सरकार ये क्यों नहीं कानून वापस कोर्ट में एफिडेविट देके सरकार कह सकती है कि हमने ये कानून रिपील कर लिया, मैटर इन्फ्रक्शियस हो जाए। वरना जी, कानून वापस लेना ना लेना अलग बात है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इतना तो है ही ना कि कम से कम अपने किसानों के साथ बात करके उनको समझाया जा सकता है। उनके साथ आप तो बात करने को भी राजी नहीं है। ये कहां तक संभव है कि आप ना बात करना चाहो और फिर उनको जिम्मेदार भी बता दो बीमारी फैलाने के लिए? देखिए, मुझे एक बात बताइए, अभी अभिमन्यु पहाड़ की एक बात का जिक्र कर रहे थे 16 तारीख की कि बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, लेकिन लाठीचार्ज किन लोगों पे किया गया? जो अस्पताल का विरोध करने के लिए जा रहे थे। क्या अस्पताल का उद्घाटन क्यों हो रहा है? यहाँ पे अस्पताल क्यों खोला जा रहा है? अगर आप उनसे इकट्ठे होकर वहाँ पर उसका विरोध करेंगे अस्पताल का, और आप चडूरी जी ने क्लियर कहा कि 3 ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये किसान भाई है जो हमारे जवानों पर 26 तारीख को, 16 तारीख को, 26 जनवरी को दिल्ली में, 16 तारीख को हिसार में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसका जवाब नहीं दिया आपने जो मैंने सवाल किया आपसे। वंदना जी, उसका जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम है जी।
देखिए, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इसको अभी आप रोक दीजिए, अगर आपको लगता है, बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाइए, हम बार बार कह रहे हैं कि डिस्टेंस का ध्यान रखिए, इसको भी रोक दीजिए अगर आपको लगता है। आगे बढ़ के बातचीत की संभावना मुझे लग नहीं रहा कि अभी आपकी ओर से की जाएगी। खैर, आज की चर्चा में इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। कल फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।